Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज मैं बात करूंगा जिस टॉपिक पे, ये टॉपिक ईटा, एमडी कैट, नीट, GEE और पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल है। मेरा टॉपिक है दैट इज़ एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इससे पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिएगा। उसमें बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट, एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं, उन कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। कि कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। अब स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी कंपाउंड। कौन सा बाइनरी कंपाउंड नहीं है? मेरा ऑप्शन है CH4, मेरा ऑप्शन है HCl, मेरा ऑप्शन है NaCl, मेरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इनमें कौन सा बाइनरी कंपाउंड नहीं है? तो स्टूडेंट याद रखना, एटम जितने मर्जी हों, अगर एलिमेंट दो हुए तो वो कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड होगा। अब CH4 में दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इट्स अ बाइनरी कंपाउंड। HCl इज बाइनरी कंपाउंड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। NaCl इज बाइनरी कंपाउंड, सोडियम एंड क्लोरीन। तो कौन सा बाइनरी कंपाउंड नहीं है? तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? नन ऑफ दिस बनेगा। अब स्टूडेंट, बाइनरी कंपाउंड में से एक कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम हाइड्राइड कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड। हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड होंगे उनको आप हाइड्राइड कहेंगे। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन के एटम हो और एक किसी और एलिमेंट के एटम हो, उनको हम बाइनरी कंपाउंड में हाइड्राइड कहते हैं। अब स्टूडेंट याद रखना, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एविडेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट ग्रुप के हाइड्राइड और उनके बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। लेट्स स्टूडेंट, वी हैव ग्रुप फोर्थ एलिमेंट। ग्रुप फोर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं? कार्बन। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड होता है CH4। सिलिकॉन होता है उसका हाइड्राइड SiH4। जर्मेनियम का हाइड्राइड GeH4। स्टेनस हाइड्राइड SnH4। हमारे पास लेड हाइड्राइड PbH4। ये ग्रुप फोर्थ के हाइड्राइड हैं। जब इन ग्रुप फोर्थ के हाइड्राइड को इनके बॉइलिंग पॉइंट के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। बॉइलिंग पॉइंट CH4 का कम होता है स्टूडेंट, इसका हमारे पास सिलिकॉन हाइड्राइड का ज़्यादा होता है, जर्मेनियम हाइड्राइड का और ज़्यादा होता है, स्टेनस हाइड्राइड का और ज़्यादा होता है और लेड हाइड्राइड का और ज़्यादा होता है। यानी जब ग्रुप फोर्थ है कि हाइड्राइड को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं एटम का साइज बढ़ता जाता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी। जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी हमारे पास CH4 में कम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, SiH4 में ज्यादा हैं, जर्मेनियम हाइड्राइड में और ज्यादा हैं, टिन हाइड्राइड में और ज्यादा हैं, लेड हाइड्राइड में और ज्यादा हैं। अब स्टूडेंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डाउन द ग्रुप जो इंक्रीज आया है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में इंक्रीज की वजह से आया है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हुई हैं? साइज ऑफ एटम बढ़ा है। इसी तरह स्टूडेंट, हम ग्रुप 5 की बात करते हैं। ग्रुप 5 के जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 5 के जब एलिमेंट मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ, ये जो हाइड्राइड बनाएंगे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 बनाएंगे। अब जब इन हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट को इन हाइड्राइड के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। स्टूडेंट, मैं अमोनिया को फिलहाल छोड़ देता हूं। मेरे पास फास्फोरस हाइड्राइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड का ज्यादा होता है, एंटीमनी हाइड्राइड का ज्यादा होता है, बिस्मथ हाइड्राइड का और ज्यादा होता है। अब डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है। क्यों बड़ा है? चूंकि एटम का मोलर मास बड़ा है, कंपाउंड का मोलर मास बड़ा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बड़ी हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है।
अब स्टूडेंट इस ट्रेंड के मुताबिक जब हम देखते हैं अमोनिया को देखते हैं तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था? अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन ए पे होना चाहिए था इस ट्रेंड के मुताबिक। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन बी पे होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन बी पे होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होना पोजीशन ए पे चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है? पोजीशन बी पे होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड से हट के बहुत हाई है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ट्रेंड से हट के हाई होना इस बात की इंडिकेशन है कि अमोनिया में कोई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रांग है। स्टूडेंट वो फोर्स ऑफ जो स्ट्रांग अट्रैक्शन है वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यानी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फिफ्थ ग्रुप के हाइड्राइड के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसमें क्यों एबनॉर्मलिटी आती है? ड्यू टू वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं बात कर रहा हूं, इसी तरह अगर मेरे पास ग्रुप 6 है कि मैं एलिमेंट देखूं, ग्रुप 6 है कि एलिमेंट मेरे पास क्या होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। ये मेरे पास क्या है? ग्रुप 6 के हाइड्राइड हैं। अब अगर मैं ग्रुप 6 के एलिमेंट के हाइड्राइड की बात करूं, मेरे पास वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेलेनियम हाइड्राइड है, मेरे पास टेलरियम हाइड्राइड है, पोलोनियम हाइड्राइड है। अगर स्टूडेंट मैं क्या करूं, अगर मैं इन हाइड्राइड को प्लॉट करूं अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, इन हाइड्राइड को मैं प्लॉट करूं अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो मेरे पास क्या सिचुएशन होगी? देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास पहला हाइड्राइड है वाटर, अगला हाइड्राइड है मेरे पास कौन सा? हाइड्रोजन सल्फाइड, अगला हाइड्राइड मेरे पास है सेलेनियम हाइड्राइड, अगला मेरे पास टेलरियम हाइड्राइड, अगला मेरे पास पोलोनियम हाइड्राइड। जब इन हाइड्राइड को मैं प्लॉट करूंगा अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा स्टूडेंट? वाटर को फिलहाल मैं छोड़ देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम, सेलेनियम हाइड्राइड का ज़्यादा, टेलरियम का और ज़्यादा, पोलोनियम का और ज़्यादा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास ग्राफ आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखें नीचे की तरफ जब हम आते हैं, यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। चूंकि हाइड्राइड का मोलर मास बढ़ता जाता है, हाइड्राइड के अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। अब इस रेगुलर ट्रेंड को अगर मैं देखूं तो इसके मुताबिक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए स्टूडेंट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन ए पे होना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली देखता हूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन बी पे होता है। नॉर्मल ट्रेंड से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ट्रेंड से हट के हाई होना इस बात की इंडिकेशन है कि वाटर के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है स्टूडेंट? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास ग्रुप 7 होता है। ग्रुप 7 के मेरे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रुप 7 के मेरे पास एलिमेंट होंगे, ग्रुप 7 के मेरे पास एलिमेंट होंगे फ्लोरीन, और कौन सा होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके जो हाइड्राइड होते हैं HF, HCl, HBr, HI। अब स्टूडेंट जब इन हाइड्राइड को मैं प्लॉट करूंगा अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, इन हाइड्राइड को प्लॉट करूंगा अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ये मेरे पास HF है स्टूडेंट, HCl है, HBr है, HI है। जब इन हाइड्राइड को मैं प्लॉट करूंगा अगेंस्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट तो स्टूडेंट क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होता है, HBr का ज़्यादा होता है, HI का और ज़्यादा होता है। इसको अगर मैं बताऊँ तो कुछ इस तरह सिचुएशन बनती है। अब रेगुलर ट्रेंड के मुताबिक हमारे पास HCl का बॉइलिंग पॉइंट ये, HBr का यहाँ पे, HI का यहाँ पे। अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? जब हम देखते हैं तो हमारे पास HF का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन ए पे होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? पोजीशन बी पे होता है। अब HF का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पोजीशन से हट का ही होना इस बात की इंडिकेशन है कि HF के अंदर भी कोई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्टूडेंट वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
तो यहां पे हम कंक्लूजन ऐसे निकालेंगे कि एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, वाटर एंड HF and their respective group of hydride indicate that there are some very strong force of attraction present among the molecule of these hydride, that is water, ammonia and HF. That very strong force of attraction is nothing but hydrogen bonding. इनके एबनॉर्मल हाई बॉइलिंग पॉइंट इस बात की इंडिकेशन है कि इन मॉलिक्यूल के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से कोई बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो स्टूडेंट कौन सी है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एविडेंसेस हैं। स्टूडेंट बाद दफा आपको ये ग्राफ देकर एमसीक्यूज पूछा जाता है, आपको ग्राफ इस तरह दिया जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास एक आपको ग्राफ दिया जाएगा, ये मेरे पास ग्राफ है जी, यहाँ पे मेरे पास है PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, ये मेरे पास है आर्सेनिक हाइड्राइड और ये मेरे पास है एंटीमनी हाइड्राइड। यहाँ पे आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए जाएंगे जी, कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया विल बी, यहाँ पे पोजीशन ए दी जाएगी, यहाँ पे पोजीशन बी दी जाएगी, यहाँ पे पोजीशन सी दी जाएगी। कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कौन सी पोजीशन पे होगा? स्टूडेंट पोजीशन सी इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, पोजीशन ए इसके बॉइलिंग पॉइंट के कम है, पोजीशन बी फास्फोरस के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो स्टूडेंट समझेगा कि रेगुलर ट्रेंड कहता है कहाँ पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ पे है, बी पे होता है जी। या बाद दफ़ा आपसे पूछा जाता है अगर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, अगर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कौन सी पोजीशन पे होता? याद रखना, अगर अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट पोजीशन ए पे होता। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस से हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, तो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चूंकि ईटा में बाद एमसीक्यूज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है एसिड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट तमाम हैलोजन एसिड HBr, HIHCl स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HF सिर्फ क्या है, वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, वीक एसिड है। दूसरी एप्लीकेशन है सोलबिलिटी। स्टूडेंट याद रखना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। लेकिन अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, इनके जो लोअर मेंबर होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, लोअर मेंबर ऑफ अमीन्स, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हुआ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन। सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास सोप क्या होते हैं, साल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड लॉन्ग चेन मानो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन मानो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो सोप होते हैं। हमारे पास जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो सोडियम मिलादा हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन का नेगेटिव ऑक्सीजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए सोप और डिटर्जेंट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और ये क्लीनिंग एक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हमारे पास इसका जो नॉन पोलर पोर्शन होता है, ये नॉन पोलर डर्ट को डिजॉल्व करता है और फिर जो इसका पोलर हमारे पास हेड होता है, इसका पोलर हेड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इस तरह डर्ट को फाइब्रिक से ये फिर बाहर निकाल लेता है और क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड। स्टूडेंट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइबर्स, हेयर और मसल प्रोटीन
मसल की जो प्रोटीन होती है वो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होते हैं। ये लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड क्वाइल्ड होते हैं अराउंड ईच अदर और स्पाइरल हेलिक्स बनाते हैं, ड्यू टू स्पाइरल हेलिक्स बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड इन हेलिक्स को, इन स्पाइरल हेलिक्स को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। यानी स्टेबिलिटी इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल और अमाइन के हाइड्रोजन के दरमियान हुआ करती है, या अमाइन के नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के दरमियान हुआ करती है। स्टूडेंट याद रखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए स्ट्रैंड स्टूडेंट याद रखना, डीएनए जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये आपस में डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं थ्रू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए स्ट्रैंड में दो तरह की बेसेस होती हैं, एक को हम कहते हैं प्यूरीन बेसेस, एक को हम कहते हैं पायरामाइडीन बेसेस। प्यूरीन बेसेस क्या होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पायरामाइडीन बेसेस क्या होती हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। स्टूडेंट याद रखना, ये आपका एमसीक्यूज है। हमारे पास एक प्यूरीन बेस और एक पायरामाइडीन बेस आपस में अटैच होती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और थायमीन आपस में अटैच होती हैं थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में अटैच होती हैं थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है। ये स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो स्ट्रैंड डीएनए के आपस में अटैच हुआ करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट में बात करता हूं, दैट इज फूड मटेरियल। नेक्स्ट में बात करता हूं फूड मटेरियल। स्टूडेंट फूड मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट यानी फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज, ये भी स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट कंटेन OH ग्रुप जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया करते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारे पास पेंट और डाई होते हैं, पेंट और डाई का जो एडिसिव एक्शन होता है, द एडिसिव नेचर ऑफ पेंट एंड डाई इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। स्टिकी एक्शन होता है जो ग्लू का, स्टिकी एक्शन जो होता है हनी का, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। फिर स्टूडेंट हमारे पास जो क्लॉथ होते हैं, क्लॉथ की जो स्ट्रेंथ होती है, रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ क्लॉथ इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस के अंदर 9% स्पेस एम्प्टी रह जाती है, आइस का वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है और आइस वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। तो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट मैंने बड़ी ब्रीफ जल्दी आपके साथ डिस्कस कर दी, चूंकि ये ईटा सीरीज है तो आप इस बारे में ख्याल करना, यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास फिजिकल स्टेट, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है। अब याद रखिएगा कि हमारे पास जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं उसमें सबसे स्ट्रांग कौन सी होती है, सबसे स्ट्रांग हमारे पास होती है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर होती है डाइपोल अट्रैक्शन, और सबसे वीक जो होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हुआ करती हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एविडेंसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको पढ़िएगा, एक नज़र इसको देखिएगा और अपने लिए हैंड्स बनाइएगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिएगा। स्टूडेंट आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि अब मेरी वीडियो ज़्यादा आएंगी, तो ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मेरी वीडियो आ चुकी है, उसकी इंट्रोडक्शन और बेसिक डिटेल, और ये दूसरी वीडियो है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।